नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात और मैं हूं शीतल राजपूत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के 4 दिन की दौरे पर हैं, जहां आज वो नेटो की आपात यानी इमरजेंसी बैठक में शामिल हुए हैं। यूक्रेन में रूस के हमलों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बाइडेन ने यूरोप रवाना होने से पहले कहा था कि रूस युद्ध में रासायनिक यानी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उधर पोलैंड के बॉर्डर पर नेटो की सेना भारी तादाद में मौजूद है। इन सब के बीच पुतिन ने नेटो को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा दिखा तो वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब यूरोप में सीधे दखल देने जा रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है और यही वजह है कि रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए अगले चरण को लेकर चर्चा हो सकती है। जो बाइडेन ब्रसेल्स से पोलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां वो नेटो इलाके की रक्षा करने में मदद कर रहे अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात करेंगे और मानवीय सहायता में शामिल विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे। नेटो की बैठक में पुतिन को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध पर नेटो की ब्रसेल्स में बैठक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष रूस पर फैसला करेंगे। तीसरे विश्व युद्ध पर क्या आज फैसला होने वाला है? युद्ध का ऐलान होगा या रूस पर प्रतिबंध बढ़ेगा? बैठक के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश। नेटो की बैठक से रूस नाराज जाहिर तौर पर। युद्ध के हालात के बीच यूरोप के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेटो की आपात बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और 25 मार्च को उनको पोलैंड जाना है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। बाइडेन युद्ध के बीच इस दौरे से ब्रिटेन में खलबली, कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात करेंगे बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो आज की हो रही हैं। आज 3 बड़ी बैठक आज हो रही हैं नेटो की, जिसमें 30 देश सैन्य मोर्चाबंदी क्या करेंगे इस पर विचार होगा। G7 की बैठक हो रही है, आर्थिक मोर्चाबंदी रूस की, और यूरोपियन यूनियन की बैठक भी आज ही। 27 देश इसके सदस्य, 27 देश इसमें शरीक हो रहे हैं और ये कूटनीतिक मोर्चाबंदी की चर्चा करेंगे, तैयारी करेंगे, प्लानिंग करेंगे। यानी 3 तरफ से रूस को घेरने की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। एक तरफ कूटनीतिक मोर्चाबंदी रूस की, दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चाबंदी जो काफी हद तक हो चुकी है और आगे उसको तेज किया जाएगा, और तीसरी तरफ सैन्य मोर्चाबंदी। क्या इस पर एक सवालिया निशान है अभी, क्योंकि सीधे तौर पर नेटो या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की धरती पर जाकर रूस के खिलाफ नहीं लड़ सकता बूट्स ऑन ग्राउंड लेके, लेकिन क्या इस तरह की किसी बात पर भी चर्चा होगी? पुतिन ने इस बीच पश्चिम के देशों को नसीहत दे डाली है। रूस ने गैस की सप्लाई के लिए सौदेबाजी शुरू की। यूरोपीय देशों को यह कहा कि आप अगर गैस लेंगे तो भुगतान रूबल में यानी रूस की करेंसी में करना होगा। और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को लगातार हमले कर करके लाचार किया हुआ है। अमेरिकी राजनयिकों को देश से निकाला जा रहा है और बार बार परमाणु युद्ध की धमकी भी दे रहा है रूस। ऐसे में राष्ट्र की बात में इस बड़ी बहस में आज का हमारा सवाल है कि नेटो की बैठक में 30 देश मौजूद, क्या बचा पाएंगे यूक्रेन का वजूद? महायुद्ध पर सब मौन, पुतिन को रोकेगा कौन? पुतिन जो कि सुनने समझने को तैयार नहीं, हर तरह की मोर्चाबंदी जो हो रही है, तीनों तरफ से आर्थिक मोर्चाबंदी या फिर कूटनीतिक मोर्चाबंदी और सैन्य मोर्चाबंदी, सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, इसको लेकर पुतिन भी अपने एलिमेंट में है, वो भी मानने को तैयार नहीं है। हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त। हमारे साथ दीपक वोरा, एम्बेसडर दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं, उस इलाके में काफ़ी काम कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ वाशिंगटन DC से जेड तरार जुड़ चुके हैं, ये प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल, रक्षा मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी हमारे साथ स्टूडियो में थे। मैं सबसे पहले जेड तरार के पास चलती हूँ, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। जेड, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। हमने पहले भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन आज ये दिन अहम है क्योंकि आज जो बाइडेन ब्रसेल्स में है, नेटो की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की बैठक हो रही है, G7 की बैठक हो रही है, रूस की ताज़ा धमकियां सामने आई हैं। परमाणु युद्ध की धमकी तो पहले भी थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप रूबल में ही भुगतान कीजिए, और मिसाइल पर मिसाइल हमले होते चले जा रहे हैं। यूक्रेन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अमेरिका अब क्या करने जा रहा है, क्या रणनीति है, किस तरह की
अमेरिकन पॉलिसी अब हमें देखने को मिल सकती है? थोड़ा सा इसके अंदर हमें इंसाइट दीजिए। जी शीतल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने ठीक कहा है कि जो मुश्किल दौर हम देख रहे हैं, जो मुश्किल सूरत हाल हम देख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन में, वो जारी हैं। ये कोई इनकार नहीं कर सकता, बल्कि आपने खुद ही कहा है शीतल जी के पुतिन के बम और मिसाइल मुसलसल आम यूक्रेनियन नागरिकों के ऊपर गिर रहे हैं। अस्पताल को भी उन्होंने निशाना बनाया है। तो बहुत चिंता वाली बात है। और सवाल ये है फिर कि नेटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, G7, हमने क्या करना है? पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ये युद्ध, ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध आने वाले दिनों में, हफ्तों में ख़त्म होगा। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो जितने भी हमारी यूनिटी है उसको जारी रखनी है, हमने एक साथ चलना है और हमने यूक्रेन को अपनी सपोर्ट देनी है। और जब मुश्किल दौर आएंगे, लेकिन जेड, मैं आपको इसलिए बीच में काउंटर कर रही हूँ, मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये सपोर्ट कुछ ठोस नतीजा नहीं ला पा रहा। ना तो यूक्रेन की ग्राउंड पर मदद हो पा रही है और ना ही युद्ध रुक पा रहा है। उल्टा मामला और संगीन और गंभीर होता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये सपोर्ट और ये जो पीछे कवायद चल रही है, क्या इसमें कोई एक नया एंगल जोड़ने की कोशिश करेगा अमेरिका या यूरोपियन देश? खुले तौर पर अब बीच में घुसेंगे इस मामले में, या फिर रूस को मनाने की ही कोशिश क्या बिहाइंड द सीन्स और तेज होगी? क्या मतलब कुछ समझ नहीं पा रही दुनिया। शीतल, आपने ठीक है, और बिल्कुल ये अफसोस की बात है कि जो हम पुतिन से देख रहे हैं, कोई ख़ास तब्दील नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। अब सवाल ये है कि फिर क्या करना है हमने एग्जैक्टली। आर्थिक प्रतिबंध तो जारी हैं, और अफसोस की बात ये है कि किसी भी एक देश के पास ऐसा सवाल नहीं है जो कि 24 घंटों में या एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में इस युद्ध को रोक सकता है। तो पहली बात यह है कि शायद ऐसे भी लोग हैं, मैंने सुना है आज कल मीडिया पे बहुत आ रहे हैं, जो कि पुतिन और मॉस्को के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो बार बार टीवी पे लेके आ रहे हैं, जो कि ये है कि हमने यूक्रेन से जितना भी हमारा सपोर्ट है उसको निकालना है हमने, और जो भी पुतिन कहता है उस बात पर हमने मानना है, और फिर उस तरीके से ये युद्ध खत्म होगा। ये बिल्कुल गलत है। हमने खुद ही देखा है कि पहली बात तो ये है कि पुतिन बार बार झूठ बोलता है। उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन पे कोई उनका इरादा नहीं थे कि उन्होंने युद्ध शुरू करना है, और 2 हफ्तों के बाद उन्होंने यही किया कि उन्होंने युद्ध शुरू किया। फिर वो कह रहे हैं कि वो असल में रूस के जो रूस बोलने वाले जो लोग हैं मौजूद हैं यूक्रेन में, उनको वो सुरक्षित करना चाहता है। यूक्रेन में सबसे बड़ा रूस लैंग्वेज बोलने वाला शहर मारियोपोल है, और हम खुद ही देख रहे हैं कि पुतिन उस शहर को बर्बाद किया उन्होंने। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने शहरियों को सुरक्षित कर रहे हैं और उसी वक्त वो बम मिसाइल अस्पताल पे वो रास्ता क्या है बाहर? अब जब जो बाइडेन गए हैं ब्रसल्स में और इतनी इमरजेंसी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, तो दुनिया की उम्मीदें और कयास और एक्सपेक्टेशंस और स्पेकुलेशंस बढ़ गए हैं, क्योंकि खुद जो बाइडेन उस एरिया में मौजूद हैं आज की तारीख में। कल वो पोलैंड भी जाने वाले हैं। तो क्या अमेरिका कोई बड़ा प्लान लेकर वहां पर गया है या कुछ? जी, असल में हम समझते एक ही वाहिद रास्ता है, वो ये है कि हमने यूक्रेन को जितना सपोर्ट दे सकते हैं वो देना चाहते हैं हम इस वक्त, ताकि जब वो रूस के साथ जब बैठकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, वो उनकी सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग किस्म का पोजीशन हो, ताकि वो रूस को ज़बरदस्ती मेज़ पर बिठाकर उनको समझा सकें कि ये युद्ध रूस कभी भी नहीं जीतेगा। तो तभी वो मानेंगे और इस युद्ध को ख़त्म करेंगे। तो ये वाहिद रास्ता है। अफसोस की बात है, क्या इस तरह की मीडिएशन की कोशिश हो रही है? क्या अमेरिका पुतिन को बातचीत की मेज पर सामने बैठाकर, या खुद जो बाइडेन एक फोन कॉल करके या किसी तरह का संपर्क करके पुतिन से के साथ कोई रास्ता खोला गया है, खोलने की कोशिश हो रही है? होगी बिल्कुल। असल में नीटो और जितने भी हमारे अलाइज हैं, मुसलसल हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ये रास्ता खुला है। बल्कि हम समझते हैं कि डी एस्केलेशन करने में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है
कि अगर कोई हमें सिग्नल मिली है रूस से, तो हम उस सिग्नल का जवाब भी हम देंगे। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आप यूक्रेन पर प्रेशर कम करें और उसी वक्त आप देखेंगे कि ठीक। जो आर्थिक प्रतिबंध है उसके भी प्रेशर कम होंगे। तो ये गलत है जो पुतिन से कह रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है और सब उनके खिलाफ है। ठीक। ये बात नहीं है। तो ये जेड बात असल में ये जी जेड आपकी बात से मुझे एक नई बात समझ में आई। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारे साथ एक बहुत एस्टीम्ड पैनल जुड़ा हुआ है। एस्टीम्ड, बहुत वरिष्ठ डिप्लोमैट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त है, तो दे वुड आल्सो लाइक टू कनेक्ट टू यू। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बात मुझे ये समझ में आई, इसमें एक अलग जो आज है वो आपने ये कहा कि पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना भी एजेंडे में है एक पॉइंट। अब ये जो बातचीत अब यूरोप में आज जो ये जो मंथन हो रहा है, इमरजेंसी बैठक, खुद जो बाइडेन कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस वक्त मौजूद है। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास चलती हूँ और फिर उनके भी सवाल जेड के लिए होंगे, वो भी कर सकते हैं। सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके पास आती हूँ। एम्बेसडर वोरा, इन्होंने कहा कि जो बाइडेन वहां पर गए हैं तो वो यूक्रेन को और सहायता देने, आर्थिक प्रतिबंध, ये सब तो है ये, लेकिन पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने को लेकर भी कोई पहल हो सकती है। इस बात में आपको कितनी गहराई समझ में आती है, या ये इस पर आपकी क्या राय है? आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और बाकी जो मेरे कॉलीग्स हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है उनसे सीखने का। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं। वर्षा हो रही है और यहाँ का तापमान अगर विंड चिल फैक्टर देखा जाए तो 0 से 2 डिग्री कम है, इसीलिए मैंने मफलर पहना हुआ है। क्षमा करिए अगर मैं थर्रा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक है? अब आप वहां पे कुछ? अरे बिल्कुल टॉप पे, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं चिकित्सा के लिए आया था, सब बिल्कुल टॉप और टॉप है। ठीक है, कहते हैं कि मैं जवान हो गया हूँ यहाँ आने के बाद। थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी प्रवक्ता साहब की बात सुनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। मैं बहुत इज्जत इनकी करता हूं, मैं भी स्पोक्समैन रह चुका हूं और हमेशा हमारा यही इंटेंशन होता है कि दूसरे को ज्यादा कंफ्यूज करें, कुछ क्लैरिफाई ना करें। जो बाइडेन साहब क्यों जा रहे हैं पोलैंड? अभी तो उनके उपराष्ट्रपति वहां गए थे और उसका कोई परिणाम नहीं मिला। अभी इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, क्या होगा? गाली गलोच होगा, आप पुतिन साहब को और गाली देंगे, वो और नाराज हो जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। भारत की जो हमारी जो परंपरा रही है, हमारा जो तजुर्बा है, गाली देने से एटीट्यूड्स हार्डन हो जाती हैं। आपने जो प्रतिबंध लगा सकते थे लगा दिए हैं, अब एक बचता वो भी लगा दीजिएगा कि सूरज से कहिए, सूर्य देवता से, कि अपनी रोशनी रशिया पे ना फेंके, वो भी लगा दीजिए अगर आप लोग उसको कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? पुतिन साहब अभी तक पीछे नहीं हट रहे। क्यों नहीं हट रहे? उनका अपना भविष्य लिंक्ड है टू द यूक्रेनियन इन्वेजन। नहीं तो लोग पूछेंगे कि भाई टाइगर तो वहां गया क्यों था अगर पीछे हट रहा है? वो बात करते हैं रशियन रिसर्जेंस की, वो 100 साल पीछे चला जाएगा। चाहते क्या है मैडम? बहुत सिंपली मैं बता देता हूं। यूएस का जो हमारा समझना है यहां पर, प्रवक्ता साहब शायद मुझसे सहमत ना हो, मुझे क्षमा करेंगे, आई एम अलाउड टू एक्सप्रेस माय व्यूज। यूएस ये चाहता है कि रशिया कभी भी फिर ना ऊपर उठे। रशिया चाहता है कि मैं ऊपर उठूंगा, यूक्रेन मेरी मुखालफत ना करे। ईयू चाहता है जो होता है होने दो। बाकी दुनिया पूछ रही है भाई ये यूक्रेन क्या है और वहां पर क्या हो रहा है? द रियलिटी मैम इज दैट अपार्ट फ्रॉम यूरोप एंड अ फ्यू अदर्स, कुछ लोगों को पूरी दुनिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अफ्रीकन यूनियन, और मैं अफ्रीका में 3 देशों, अफ्रीका के 3 देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, दे कुडंट केयर लेस। क्या और कहते हैं भाई जल्दी करो, धंधा अपना शुरू करो, वापस कम बैक टू नॉर्मलसी। आर वी रिटर्निंग टू अ नॉर्मल सिचुएशन और वी जस्ट वांट टू डीमोनाइज श्री पुतिन? अच्छा है, खराब है, मुझे नहीं मालूम है मैम, लेकिन क्या ये जो इस समय हो रहा है, क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है वहां पर? मैं बाइडेन साहब की बात कर रहा हूं, या फिर कुछ इसका परिणाम होगा? आई डोंट नो। एग्जैक्टली, नोबडी नोज। और मैं देख पा रही थी कि जनरल विशंबर दयाल, आपके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान मैंने देखी है। आइए आप और अपना पक्ष रखिए और फिर जेड तरार के पास ये पॉइंट लेकर चलूंगी कि क्या सिर्फ इकलौता मकसद पुतिन को डेमोनाइज करना या उनकी किरकिरी करना है, या कुछ ठोस सॉल्यूशन चाह रहा है अमेरिका, सोच रहा है? जनरल विशंबर दयाल और फिर हम जेड तरार के पास चलेंगे। देखिए शीतल, स्पष्ट है कि यूएस रशिया को वीक करना चाहता है। ये जो यूक्रेन है इसमें लंबे दौर तक फंसा के रखना चाहता है ताकि रशिया भी वीक हो जाए। यूक्रेन से उनकी कोई सिंपैथी नहीं है। ये एक
आज तक एक भी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या नाटो से उमर के नहीं आई कि वी वांट पीस। किसी ने वॉर को डिनाउंस नहीं किया, किसी ने लड़ाई का कारण क्या है उसको डिनाउंस नहीं किया। एक स्टेटमेंट बता दो, किसी ने आज तक प्रेसिडेंट पुतिन को, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एम्बेसडर साहब, एक तरफ आप एक को बोलते हैं आपको हथियार देंगे, लड़िएगा जब तक आखिरी दम है, डेमोक्रेसी के नाम पर लड़िएगा। अरे उन लोगों ने तो डेमोक्रेसी 50-100 साल देखी नहीं थी। आप किस बात पे लड़ा रहे हो उनको? दूसरी तरफ आप एक पॉपुलेशन को कहते हो कि हम आपका सब कुछ बंद कर देंगे, आपका इंटरनेट, आपका मैकडॉनल्ड, आपका सब कुछ, तो वो पॉपुलेशन भी भड़केगी। तो ये तो लड़ाने वाली बात है। ये दोनों तरफ आज के दिन इन दोनों मुल्कों को लोग लड़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कुछ डिलेज हैं इस वॉर में, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी रशिया की बहुत क्लियर है। अगर रशिया को देखिए, कल 238 पीपल इवैक्यूएट हुए मारियोपोल से, वो सारे रशियन नहीं है। और उनकी अगर आप रिपोर्ट्स देखो, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। जो भी रशिया से इवैक्यूएट करके रशिया में गया, रशिया बार बार बोलता है कॉरिडोर दीजिएगा, ये कहते हैं वो सप्लाईज के लिए कॉरिडोर मांग रहा है। वो कह रहा था जिस दिन ह्यूमैनिटेरियन अगर आप लड़ाई खत्म करवा, आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दीजिए, जिस दिन मारियोपोल खाली हो जाएगा सिविलियन से, पुतिन 10 दिन में उसको कर देगा बराबर। ये इनको भी पता है, सबको पता है। तो ये इसको किसी तरह लॉन्ग सीरियन वॉर बनाना चाहते हैं, लॉन्ग अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। अब इसमें से कैसे प्रेसिडेंट पुतिन या कैसे रशिया निकलेगा, वो एक सोचने की बात है कि वो अल्टीमेटली फिर इतना बड़ा क्राइम करेगा कि भाई पूरे शहरों को तबाह कर दे, क्योंकि उसके पास है मसला। ठीक। मैं जनरल सिवाच आपके पास आती हूँ और साथ ही अचल मल्होत्रा भी, लेकिन इसके लिए एक भी शीतल, ये जनाब साहब से पूछो, एक भी पीस रेजोल्यूशन लाए ये यूएन में एक बार भी कि भाई वी वांट पीस एंड पीस के लिए एग्जैक्टली ये सवाल तो इनफैक्ट मैं कहता हूं, बिल्कुल ज़ैद तरार, वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक भी पीस रेजोल्यूशन अमेरिका या आपके सपोर्टर्स, आपके दोस्तों ने नहीं लाया। और हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है कि आग में घी डालने का काम कर रहा है अमेरिका, शांति के लिए कोई पहल नहीं कर रहा। क्यों नहीं? पुतिन फोन मिलाते हैं, बाइडेन सीधा पुतिन से बात करते हैं। एक स्टेट्समैन है, दुनिया के पावरफुल मैन है, पुतिन भी कोई छोटे इंसान नहीं है। एक फोन कॉल, हॉटलाइन, डायरेक्ट, क्यों नहीं? जी शीतल, जनरल साहब मेरे ख्याल में बोल रहे हैं इस वक्त। हाँ, आइए ज़ैद जी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमने अनपैक करना है, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ 2-3 पॉइंट तक मैं रख लेता हूँ, ख़ासतौर पर एम्बेसडर साहब की जो बात हैं। पहली बात तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि कितने लोग पुतिन के जो टॉकिंग पॉइंट्स है जो मॉस्को से लिखी जाती है वो टीवी पे आके वही बातें करते हैं। लेकिन चले, बात यह है कि क्या हम सही और गलत के बारे में बात कर रहे हैं या कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल खेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जियोपॉलिटिकल खेल के बारे में हमने बैठकर प्लान्स बनाने हैं, बातें करनी हैं, वो अलग है। और वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है अमेरिका में, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जियोपॉलिटिकल खेल के बारे में जाऊं। ये हकीकत है कि पुतिन ने बिला वजह यूक्रेन पर हमला किया। वो मिसाइल और बम अस्पताल और आम नागरिकों पर भेज रहा है, ये कोई इनकार नहीं कर रहा। शांति के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल नेटो, EU, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन शांति चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो टेरिटरी पर मिसाइल बम गिर रहे हैं, यूक्रेन के शहर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं पुतिन के हाथों में। तो ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिल्कुल अगर पुतिन मानता है कल वो बम मिसाइल अपने तौर पर वो खुद चुन सकता है कि बम और मिसाइल को बंद कर लें। वो नहीं कर रहा, वो बल्कि व्हाई नॉट अ पीस रेजोल्यूशन? अमेरिका क्यों नहीं इसको मीडिएट करता? मैं बताता हूं शीतल, ये ऐसा है कि जी ये ऐसा है कि मैं पड़ोसी घर पर मैं हमला करूं और फिर मैं कहूं कि आप शांति की तरफ क्यों नहीं आ रहे? भाई आप मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में फितूर है भी, मान लें आपकी बात, तो लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि आग मतलब भड़कती जाए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। लोग सेंस ड्रिल करने की कोशिश तो कर सकते हैं
ये ऐसे खामखा पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं आपके खास तौर पर आपके नाज़रीन के लिए, ये ऐसा है कि कोई आप पर लाठी चार्ज कर रहा है, आप पर मुसलसल लाठी के मुक्के पड़ रहे हैं, और उस वक्त फिर कोई और देख के कहता है कि आप शांति की तरफ क्यों नहीं आते। भाई मैं शांति की तरफ कैसे आऊँ? मुझ पर हमले गिर रहे हैं, मुझे बम और मिसाइल गिर रहे हैं, तो ये शांति वाली बात तो कैसे आएगी? पहले तो आप जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप लड़ाई को रोकें, फिर हम शांति की तरफ आते हैं। जो हम पुतिन की जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो कहते हैं हाँ शांति की तरफ जाते हैं। ऐसा इतिहास में पहले भी हुआ है कि युद्ध के बीच में तीसरे मुल्क या बाकी मुल्कों की मीडिएशन के बाद किसी तीसरी जगह में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हुए, बड़े बड़े हिस्टोरिक पैक्ट्स हमने देखे हैं। तो ऐसा इस बार क्यों नहीं, जब परमाणु हमले का खतरा पूरी दुनिया पर आ गया है, तो इससे बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए क्या होगी? शीतल, इसमें वो जो रास्ता है वो तब खुलता है जबकि दोनों साइड जो हैं वो तैयार हैं और गुड फेथ में वो मेज़ पर आकर बैठक करते हैं। जो हम पुतिन की तरफ से देख रहे हैं वो सिर्फ स्टॉलिंग टेक्निक्स हैं। वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन को पूरी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करें, और जब तक कि उन्होंने वो नहीं किया तो वो नहीं रोकेंगे। ये हम देख रहे हैं इस वक्त। तो ये कैसे हो सकता है कि हम पीस कॉन्फ्रेंस को कायम करें और कहें कि हम आके बैठकर इस मसले का हल ढूंढते हैं? आपने भी देखा होगा शीतल के ज़ेलेंस्की खुद बार बार कोशिश कर रहा है कि वो ये डी एस्केलेट करे। ये बार बार मौका दे रहा है पुतिन को, ऐसा मौका दे रहा है कि वो डी एस्केलेट कर सके, लेकिन पुतिन इनकार कर रहा है इस वक्त। ठीक असल में जो हमारे सामने है, मैं आखिर देता हूं, पूरा कीजिए, फिर जनरल सिवाच और अचल मल्होत्रा के पास आती हूँ। हाँ, पूरा कीजिए जी। और असल में जो हकीकत ये है वो ये है कि ये बहुत सिंपल किस्म का सिचुएशन है, सूरत हाल है। वो ये है कि एक ऑटोक्रेटिक रजीम ने बिला वजह एक डेमोक्रेटिक देश पर हमला किया। अब पूरे विश्व ने ये सोचना है कि क्या हम उस विश्व में रहना चाहते हैं जो कि एक ताकतवर कौम कभी भी अपने पड़ोसी पर हमला कर सकता है और पूरी जो विश्व है वो बैठकर चुप रहेंगे? क्या हम उस किस्म का मुस्तकबिल चाहते हैं या नहीं? हम समझते हैं कि ये सिर्फ यूक्रेन के नुकसान में नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के नुकसान में है कि अगर हमने कहा कि चलें ठीक है, ये भी हो सकता है, मान लेते हैं कि अगर आपको अपने पड़ोसी देश पर कब्जा करना है, चलें आप करें, कोई कुछ नहीं आपको बोलेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो बाकी जितने भी जो जियोपॉलिटिकल वाले बात हैं, जो गलत बात है कि अमेरिका सिर्फ रूस को नीचे रखना चाहता है, ये सब बकवास है। सॉरी टू से दैट वर्ड, सब बकवास है। ठीक, क्योंकि अगर आप जरा इस क्लॉक को पीछे कीजिएगा तो कोई हमारे इंटरेस्ट नहीं है कि किसी एक देश को हम नीचे रखें। और हकीकत ये है कि जो हम वॉर क्राइम्स देख रहे हैं टीवी पर, वो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। जनरल सिवाच, इन्होंने एक बात कही और वो बात एक्चुअली फैक्ट भी है, मैं भी इनफैक्ट उसको एंडोर्स करूंगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की सचमुच ये कह चुके हैं कि अब हम नेटो की सदस्यता हमें नहीं चाहिए, हम उस पर इंसिस्ट नहीं कर रहे। और अभी कुछ रोज पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अब और युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं तंग, इस पे परेशान हो चुका हूं। तो ज़ेलेंस्की तो हथियार एक तरह से डाल ही चुके हैं। तो ऐसे में अब रूस को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना नहीं चाहिए क्या? ये भी एक पर्सपेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। देखो, सच्चाई है, ज़ेलेंस्की ने बार बार बताया है कि भाई वो नाटो में अब शामिल नहीं होना चाहते। अगर नाटो में वो शामिल होना ही नहीं चाहते, वो मैं मानता हूं, वो अगर पहले बोल देते तो फिर ये लड़ाई नहीं होती, मगर अभी भी बोल रहे हैं तो फिर लड़ाई का कारण होना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक मेन कारण था। वो एक रेड लाइन थी जो रूस की, कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो फिर नाटो की फोर्स बिल्कुल रूस के दरवाजे पे जाती है, और इसीलिए उसने हमला किया। मगर अब ज़ेलेंस्की जब मान रहे हैं कि नाटो में हम शामिल नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेटमेंटशिप रूस को भी दिखानी चाहिए। मगर हो क्या रहा है, देखो इसमें सिचुएशन को आप देखें क्या है कि हर कोई पक्ष ले रहा है, या तो रूस का ले रहा है या फिर यूक्रेन का। हमें एक दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। यह भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रूस ने अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया, और सोचा था कि 7-10 दिन के अंदर
पूरी वो यूक्रेन को जीत लेगा। आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ लोक भवन में मौजूद है। ये तस्वीरें आप लाइव लखनऊ से देख रहे हैं। केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद। योगी सरकार 2 हो गई तैयारी पूरी, कल है शपथ ग्रहण। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक और इसमें विधायक दल के नेता के तौर पे चुना जाएगा योगी को, और उसके बाद कल योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, लोक भवन से। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक। यूपी में कल योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी। विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना है। ऐलान होगा, कुछ ही घंटे बाकी हैं और बहुत दिनों से तैयारी इनफैक्ट चल रही है। कई रोज से तैयारी चल रही है इस ताजपोशी की। यकीनी तौर पे एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए। फिर से यूपी में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और तमाम यूपी बीजेपी के दिग्गज और गृह मंत्री अमित शाह रणनीतिकार के तौर पर, केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, दिनेश शर्मा यहां मौजूद हैं। तो ये बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल तस्वीर आज की इस वक्त लखनऊ से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर। थंपिंग विक्ट्री जिसको कहते हैं, भारी जीत बीजेपी ने यूपी में हासिल की। और हालांकि चुनाव से पहले एकदम सीधी फाइट दिख रही थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन बीजेपी ने तमाम तरह की अटकलें जो थी उनको धता बताते हुए भारी जीत हासिल की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सुकेश, बड़े दिनों से तैयारी इस मेगा आयोजन की और योगी आदित्यनाथ के लिए ये आयोजन वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतनी भारी जीत की कल्पना किसी ने नहीं की थी यूपी में फिर से बीजेपी के लिए। आज काफी समय गुजर गया लोगों की। सुकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो, आप मुझे सुन पा रही है? हेलो। हाँ, बिल्कुल, आइए। मैंने कहा 10 तारीख को मतों की गिनती हुई थी और उसके बाद से लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी सरकार बनेगी। कल वो दिन आया है जब वो शपथ लेंगे और उसके पहले जो एक प्रक्रिया होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है कि विधायक दल का नेता चुना जाए। वैसे अब सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, जनता को मालूम है हमारे जरिए भी, वो पहले से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो योगी आदित्यनाथ को पूरा एनडीए, क्योंकि पहले जो कहा जा रहा था बीजेपी विधायक दल की बैठक है, दरअसल उसमें जो निषाद पार्टी के नेता हैं, जो अपना दल जो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी है, उनके नेता हैं, उनके विधायक हैं, उनके विधान परिषद के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। मतलब वो एनडीए के नेता के तौर पे अभी चुने जाएंगे। वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अंदर सारे विधायक जुट चुके हैं और उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे ये कहा जाएगा वो नेता चुने। और जो प्रोसेस होता है, मुझे लगता है कि एक अपना दल का कोई नेता उनका नाम रखेगा, कोई दूसरा सेकंड करेगा। उसी तरीके से निषाद पार्टी का कोई नेता उनका नाम प्रपोज करेगा, दूसरा सेकंड करेगा। और ये मुझे बताया गया है शायद 3 सेट जो है वो बीजेपी के लोग होंगे, अलग अलग लोग हो सकते हैं। सुरेश खन्ना बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं, वो नाम प्रपोज करेंगे, कोई दूसरा विधायक उसको सेकंड करेगा। इस तरीके से मुझे लगता है 5 सेट ऐसा होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ चुन लिए जाएंगे नेता के तौर पे। और उसके बाद इसकी जानकारी अभी नहीं है कि 2 डिप्टी सीएम, मेरी जो जानकारी है वो शायद दोनों डिप्टी सीएम रिटेन किए जा रहे हैं। केशव मौर्य भी डिप्टी सीएम रहेंगे और दिनेश शर्मा को भी बताया जा रहा है कि वो भी डिप्टी सीएम होंगे। इस बात की घोषणा इस बैठक में होगी कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि जब वो नेता चुन लिए जाएंगे उसके बाद वो राज्यपाल के पास औपचारिक तौर पे जाएंगे कि हम सरकार बनाने का हमें न्योता दिया जाए, क्योंकि उनके पास विधायकों के सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर के साथ, अपने सहयोगियों के हस्ताक्षर के साथ और समर्थन के साथ वहां पहुंचेंगे। और कल फिर जैसा बताया जा रहा है 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसको भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। शीतल, तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के जितने कद्दावर नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। आपको मालूम है कि 50 सालों के बाद ऐसा मुझे लगता है कि मौका आया होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार
पहला मौका है जब वो जीत कर आई है, और कोई मुख्यमंत्री इनकम्बेंट गवर्नमेंट होते हुए और अपनी सरकार बचा के दोबारा मुख्यमंत्री बने, ये तो 5 दशकों के बाद ऐसा मौका है। तो इस मौके को खास बनाना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए उस भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी इटाना स्टेडियम जो है, वहाँ पे 70-75 हजार लोग होंगे, और इस आयोजन को बहुत ही ग्रैंड बनाने की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी चल रही है। लखनऊ में मैं हूँ, चप्पे चप्पे पे पोस्टर है, होर्डिंग है, बैनर्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाजपा में हो चुका है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा लखनऊ। बिल्कुल सुकेश, आप वहां पर मौजूद हैं और देख रहे हैं, और कल भी वहां से आप हमारे साथ लाइव होंगे। ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि योगी के साथ 45 मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाई जा सकती है, मंत्रियों की संख्या या इस तरह की कोई डिटेल्स आए हैं क्या? डेप्यूटी सीएम्स की बात तो हम सुन रहे हैं कि 2 से 3 हो सकते हैं, नाम भी चर्चा में है, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल को लेकर पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये इमैच्योर होगा अभी। बहुत सारे लोगों ने नाम भी चलाए हैं कि कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, लेकिन किसी के पास ऑफिशियली ये बताया नहीं गया है। ये धीरे धीरे विधायक दल की बैठक के बाद आज रात में और कल सवेरे से जिनको शपथ लेनी है उनके पास फोन जाना शुरू होगा। आमतौर पे ये प्रभारी जो होते हैं बीजेपी के इस राज्य के, उनका फोन जाता है कि आप शपथ ले रहे हैं, आपको पार्टी की तरफ से मंत्री बनाया जा रहा है और आप इसकी तैयारी करें, और उसके बाद उनके पास ये न्योता राजभवन की तरफ से आता है। लेकिन अभी तक वो पूरा प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, न किसी को बताया गया है अभी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ नए चेहरे जरूर होंगे, कुछ युवा चेहरे होंगे। ऐसा मुझे बताया गया है कि जो भविष्य की राजनीति को शेप करने वाले हैं, दिशा देने वाले हैं बीजेपी में, वैसे नाम आप देख सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स के नाम देख सकते हैं जो जिनको स्पेसिफिक जिम्मेदारी कुछ दी जाएगी, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो। आपको मालूम है कि आने वाले समय में जो मुद्दा बन रहा है अभी भी और आने वाले समय तक बनेगा, 2024 का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से कुछ स्पेसिफिक जानकारी स्पेसिफिक लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को दी जाएगी, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि 3 उप मुख्यमंत्री की चर्चा भी हो रही थी, लेकिन मेरी जानकारी है शायद 2 ही उप मुख्यमंत्री होंगे, और वो दोनों रिटेन हो सकते हैं। इस नाम पे आखिरी वक्त तक चर्चा हुई है। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें अमित शाह से लेकर नड्डा से लेकर पी संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, सबके साथ उनकी बैठक हुई है, और केशव मौर्य को रिटेन किया जाएगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और चूंकि केशव मौर्य विरोधी खेमे के नेता माने जाते हैं, इसलिए ठीक सुकेश, धन्यवाद इस अपडेट और इस विश्लेषण के लिए, और कल भी हम आपसे लगातार लाइव रहेंगे इस पर। एक बार फिर से हम अपनी बहस पर लौटते हैं। रूस यूक्रेन की बात हम कर रहे थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसल्स में है, नेटो की इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, यूरोपियन यूनियन की बैठक है, G7 की बैठक है। रूस मानने को तैयार नहीं है, बाकी जो देश हैं वो भी आर्थिक प्रतिबंध तो लगा ही रहे हैं, लेकिन क्या शांति की कोई पहल करेगा या कोई इस तरह की कोशिश होगी? ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता है। जो बाइडेन के जाने के बाद क्या इसकी उम्मीद हम करें, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। मेजर जनरल सिवाच, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं अचल मल्होत्रा साहब के पास इसका कूटनीतिक एंगल जानने के लिए चलूंगी। हाँ, तो मैं शीतल ये कह रहा था कि देखो, जो एक मेन डिमांड थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए, वो तो अभी जेलेंस्की भी बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते नेटो में शामिल। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि हर एक साइड को अब थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए और ये लड़ाई को बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर अब पूरा 60% के करीब बर्बाद हो गया है, ह्यूमन ट्रेजेडी है, 40,000 लोग, 40 लाख के करीब लोग पलायन कर गए वहां से। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को अब सोचना चाहिए कैसे युद्ध खत्म हो। पर सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वहां पर जैसे जितनी लड़ाई बढ़ेगी हथियार उनके बिकेंगे और वही उनके फायदे में। और इसी प्रकार से वो कहीं देख रहा है, अगर रूस गैस और ऑयल नहीं प्रोवाइड कर सकता यूरोप को, तो कहीं ना कहीं अमेरिका सोच रहा है कि उसको कहीं मार्केट मिलेगी। तो ये भी सच है। कहीं ना कहीं चीन भी अपना फायदा देख रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है और वो भी करेगा। देखो, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा इसके बाद, एक तरफ रूस और चीन और एक तरफ अमेरिका, और वो कोई सिचुएशन कोई पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से चीन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में उभरेगा, वो एक प्रकार से बहुत गलत चीज हो सकती है, क्योंकि एक्सपेनिज्म, अगर आप देखें 2 प्राइम मिनिस्टरों ने विजिट किया हमारे पास, एक तो जापान के जो थे
फूमियो कशीदा, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी प्रॉब्लम सेनकाकू आइलैंड में चल रही है चीन के साथ, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। इसी प्रकार स्कॉट मॉरिसन आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बताया। मेरा मतलब यह है कि ऐसी बदलती हुई सिचुएशन में यह पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार से जिम्मेवारी है इस लड़ाई पूरी दुनिया। आपने बिल्कुल एकदम पॉइंट की बात कही है कि ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है इस वक्त। अचल मल्होत्रा के पास चलती हूँ, फिर मैं इसी पर रिएक्शन लूंगी जनरल विशंबर दयाल और एम्बेसडर वोरा से। अचल मल्होत्रा साहब, ये कोई समझ तो नहीं रहा, उम्मीद करते हैं समझे, लेकिन ये पूरी क्योंकि ये युद्ध अब खतरनाक टर्न ले चुका है, इसमें न्यूक्लियर हथियारों की बात होने लगी है। मल्होत्रा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्टेड है? जी हाँ, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी हो जाती है, और खासतौर से अब जब इतनी तीन अहम बैठकें हो रही हैं खुद कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इस वक्त इलाके में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद हैं, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है कि शांति की पहल की जाए, क्योंकि युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस वक्त परमाणु हथियारों की बात होने लगी है, पहले से हो रही थी, कल फिर से एक बार क्रेमलिन से ये बात निकलकर सामने आई है। शीतल, शांति की बात तो तब होगी ना जब इसमें मेजर प्लेयर्स शांति चाहेंगे। मेरे सीनियर एम्बेसडर दीपक वोरा ने बहस की शुरुआत में बहुत ही कम शब्दों में इसका पूरा सारांश दे दिया था। बाइडेन के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके दी है, और ये उनके पास सुनहरा मौका है जिससे वो रशिया को आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, हर तरीके से कमजोर कर दे, और वो इस दिशा में पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि ना तो अमेरिका ना तो नेटो, हम ना तो एक बुलेट फायर करेंगे ना एक अपना सैनिक शहीद करेंगे, लेकिन रशिया को इस युद्ध में उलझाए रखेंगे, उस समय तक उलझाए रखेंगे जब तक उसकी कमर टूट नहीं जाती है। जो बाइडेन अपनी पब्लिक को कह रहे हैं कि तैयार रहिए एक लंबी लड़ाई के लिए, तो उनसे आप कहां उम्मीद करती हैं कि वो शांति वार्ता के लिए कोई इनिशिएटिव लेंगे? और बाय द वे जेड तरार शायद चले गए, और सही और गलत की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं सुन ले मेरी बात, अगर सुन पाएंगे तो। सही और गलत का पैमाना क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जेड तरार साहब से पूछिए, उनके जो राष्ट्रपति हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग लोएस्ट है आज की तारीख में, 40% से भी नीचे गिर गई है। तो अमेरिकन उनको कितना सही ठहरा रहे हैं, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। सही तो ये होता कि 1990 के बाद नेटो को डिसॉल्व कर दिया जाता, व्हाट्सएप पैक्ट डिसॉल्व हो गया था, उसका रैशनल ही खत्म हो गया था। तो आप तो नेटो को बढ़ा रहे हैं और रशिया के दरवाजे पे लाके आपने खड़ा कर दिया, फिर सवाल उठाते हैं कि गलत कौन है और ठीक कौन है। फिर आप अमेरिका जो है केमिकल वेपन्स के नाम पे इराक में घुस जाता है और अफगानिस्तान में घुस जाता है, और वो वेपन्स कभी मिलते नहीं है। उस समय ये अमेरिका गलत है या दुनिया गलत है, वो सवाल फिर पीछे छूट चले जाते हैं। तो अब जेड तरार तो है नहीं यहाँ, खैर हम आपस में इस बारे में बात ये वीडियो क्लिप में जेड तरार तक हम पहुंचा देंगे, वो आप जरूर सुन लेंगे। और ये पॉइंट्स बिल्कुल वाजिब है आप जो आप कह रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। ये अमेरिका जानबूझकर सुनना नहीं चाहता, बेसिकली वो सिलेक्टिव हेयरिंग वाली बात हो जाती है। जनरल विशंबर दयाल, ऐसे में अगर रूस अपने रुख पर अड़ा हुआ है तो फिर रूस को कोसा नहीं जा सकता। देखिए, रूस तो आप वो जेड तरार साहब चले गए, नहीं तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था। वो बार बार कह रहे थे हम पर हमला हो रहा है। भाई, ना तो रशिया ने यूएसए पे हमला किया, ना रशिया ने नाटो पे हमला किया, ना रशिया ने यूरोप पे हमला किया, तो उसको वो हमला क्यों करार कर रहे हैं? मतलब आप अपने आप को कह रहे हो मतलब हम ही यूक्रेन है, हम ही सब कुछ है, तो बात स्पष्ट हो रही है ना उनकी बातों से ही। दूसरी बात, रशिया जो है वो बिल्कुल किसी प्रेशर में नहीं आएगा, मेरी बात मान लो। और अगर जेलेंस्की सिंसियर होते तो उन्होंने पहले पार्लियामेंट में अप्रूव किया था कि हम नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। अभी एक पार्लियामेंट हुई थी, यूक्रेन की पार्लियामेंट, रशिया चाहता उसको बर्बाद कर देता मिसाइल फायर से, लेकिन वो पूरी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में उन्होंने तालियां बटोरने के सिवाय एक बार भी नहीं कहा लेट्स अप्रूव ए प्रपोजल कि हम नाटो में नहीं जाएंगे। जो रशियंस हैं वो इतना अंधा नहीं है कि भाई उनको ये नहीं मालूम यूक्रेन में क्या हो रहा है। सिर्फ उनके थोड़ा सा मैं समझता हूं
सप्लाई लाइंस में और कहीं ना कहीं उनकी कैजुअलिटीज में और कहीं ना कहीं सिविलियंस को बचाने में। मैं आज तक सब लोगों से पूछ चुका हूं, 10 बड़े खार्किव के 10 बड़ी जगह हैं, मैं नाम लिख के दे देता हूं सारे पैनलिस्ट को, कोई बता दे उनमें से एक भी डैमेज हुआ हो, कोई सैटेलाइट बता दे। मारियोपोल की 10 बिगेस्ट अट्रैक्शन जो है, मतलब जो अट्रैक्शन टूरिस्ट की, उस पर किसी पर डैमेज नहीं है। बहुत सेलेक्टेड फायरिंग है और उसी को बार बार हम वेस्ट मीडिया के उसमें गेम में खेल रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं। जेलेंस्की ने अपने नेशन को मोटिवेट किया, ये किया, पर लड़ने के लिए जेलेंस्की, याद रखो, 3 साल अमेरिका में गुजार चुके हैं और पूरे ट्रेंड है टू सपोर्ट यूएस। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है ना विद रशियन एथनिसिटी, विद रशिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं बैकआउट करेंगे। शीतल, एक बात ध्यान रखो कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन आज बैकआउट कर जाते हैं तो जो आज यूक्रेन की नहीं, जो 91 में सोवियत यूनियन की हालत हुई थी, कल रशिया की हालत होगी। चेचनिया अलग होएगा, दागिस्तान अलग होएगा, कजान अलग होएगा। आप समझते नहीं हो, प्रेसिडेंट पुतिन को मालूम है जो ईस्ट यूरोप को तो, साइबेरिया को तो चाइना खा जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, चाइना भी चाहता है रशिया कमजोर हो, और कुछ लोग कह रहे हैं रशिया चाइना के साथ एक पोलर वर्ल्ड बनाएगा। रशिया इसके बाद अगर रहा तो इंडिपेंडेंटली बैक टू कोल्ड वॉर होगा, अपने आप में एक पावर होगा, उसे ना चाइना की जरूरत ना कुछ। हाँ, और पीस इनिशिएटिव अगर कोई ले सकता है, क्योंकि शीतल आप मुझे सुनते हो ध्यान से, भारत ले सकता है। 2 डिप्लोमेट है, भारत को चाहिए, बहुत दुनिया पीस चाहती है। भारत यूएन में जाए पीस रेजोल्यूशन लेके, भारत यूएन में जाए कि जो कॉज ऑफ वॉर है उसको डिनाउंस करो, जो एक्सपेंशन है नाटो की उसको बंद करो, और फिर कुछ प्रेसिडेंट पुतिन के पास कंसोलिडेट लेके जाओ, पीस होएगी। भारत इनिशिएटिव ले, नॉन अलाइंड की तरह भारत इनिशिएटिव ले, जैसे भारत इनिशिएटिव लेता था कॉमनवेल्थ की तरह। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नाटो सब पार्टीज हैं, वो सब पार्टीज हैं। यूएस तो डायरेक्ट पार्टी है। वो जरार खुद आपके टेलीविजन चैनल पे बोला, साहब उसकी इंट एनालिसिस करो, पॉलिटिकल एनालिसिस करो, ऐसे ही तो हम पिकअप करते। वो कहता लड़ाई हम पर है, हम कैसे पीस रेजोल्यूशन लेके जाएं। ये सब ड्रामा है और रशिया को वीक करने का ड्रामा है और फिर रशिया को तोड़ने का ड्रामा। ये सोचते हैं ये मिलोसेविच है, ये युगोस्लाविया है। यूरोप युगोस्लाविया को टॉलरेट नहीं कर पाया, उसको तोड़ा ना, क्या मिला उन कंट्रीज को? उनकी कोई से नहीं है, कोई नहीं पूछता। अब ये सोचते हैं युगोस्लाविया और इराक के बाद रशिया बचा है, तोड़ दो। और रशिया मैं नहीं समझता टूटा, और यही कहता प्रेसिडेंट पुतिन, अगर रशिया टूटने पे आ तो फिर आप न्यूक्लियर भी देखोगे, केमिकल भी देखोगे, और ये वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई पर आ चुके हैं और यूरोप नहीं बर्दाश्त करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अम्बेसडर वोरा, क्लोजिंग कमेंट। आज जो बैठकें हो रही हैं ये सिर्फ ड्रामेटिक अपना एक पोस्चरिंग इसके बाद होगी या कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा? आने वाले दिनों में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? आपका विश्लेषण क्या है अब आगे के लिए? जो जनरल साहब ने और एम्बेसडर अचल ने कहा है, इंटायरली इन एग्रीमेंट विद दैट। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नाराज हो गए थे बिकॉज ही इज अंडर प्रेशर कि हम लोग रशियन व्यू पॉइंट प्रेजेंट करें। ऐसा स्पोक्समैन को नहीं कहना चाहिए। खैर, नौजवान है, सीख जाएंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल ये सही है मैम, फ्रेंच की एक कहावत है, प्लूस सा चेंज प्लूस c'est la même। जितना बदलता है उतना वही रहता है। सबका फायदा है यूक्रेन की जंग में, सिर्फ यूक्रेनियन लोगों का फायदा नहीं है, उनके ऊपर बर्बादी हो रही है। नोबडी एल्स कैन। आपने एक अहम सवाल उठाया था कि पुतिन साहब फोन उठा के क्या नाम इनका, बाइडेन साहब फोन उठा के क्यों नहीं बात करते पुतिन? अरे 2 घंटे तो उन्होंने पिंग पोंग से बात की, और पिंग पोंग जो चीन के लीडर है, क्या बोला कि तुम रूस को सपोर्ट मत करो, नहीं तो मैं प्रतिबंध लगा दूंगा। ए मेरे बाप, सबको धमकी भी देता है फिर हाथ भी जोड़ता है। देयर इज टोटल कंफ्यूजन इन दिस कंट्री, क्योंकि इस बार पुतिन साहब खड़े होके कह रहे हैं आजा भिड़ जा मेरे साथ टाइगर, अगर दिखा दे मुझे कितना दम है, क्या है वो बाजू कातिल में कितना जोर है, मुझे वो दिखा दे। वो दिखा नहीं पा रहे, तो यूक्रेन के जरिए वो लड़ना चाह रहे हैं। जनरल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका आसान समाधान नहीं है। समाधान यही है, या तो जेलेंस्की साहब जाके 7-Eleven या मैकडोनल्ड की दुकान खोल लें अमेरिका में और प्रेसिडेंट इन एग्जाइल बन जाए, फिर पुतिन साहब शांत हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। फाइनली रशिया की ब्रेकअप की जो आपने बात की है सर, अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गॉबल अप पार्ट ऑफ रशिया, मैं उनके दांत तोड़ दूंगा। एंड ही वाज आल्सो रेफरिंग टू चाइना, जो साइबेरिया में घुसता जा रहा है। एक इंटरनेट फिल्म है मैम, देखिएगा, रशिया में बहुत पॉपुलर थी, चाइना अ डेडली फ्रेंड।
वो कह रहे हैं हल्के 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 टूटे हुए जूते की तरह वो बढ़ता जा रहा है साइबेरिया में। रशिया इज फीलिंग आइसोलेटेड, और जब कोई अपने आप को आइसोलेट फील करता है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो फिर हर वो काम करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो उसे लगता है कि सही है, उसके अस्तित्व के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन सचमुच जैसा आप सभी ने कहा, इसमें नुकसान यूक्रेन के आम लोगों का है। मैं 2 रोज पहले यूक्रेन से लौटी हूं और वहां पे जो जनता का मैंने हाल देखा है, जो अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके खुद के नेता जो हैं वो समझ नहीं पा रहे, इस चीज को देख नहीं पा रहे, उनके दर्द को देख नहीं पा रहे, तो वो है जो इसमें पिस रहे हैं और किसी का कोई नुकसान यहाँ होता हुआ दिख नहीं रहा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। राष्ट्र की बात में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।